देने के लिए, दान लेने के लिए, ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान, ये सबसे बढ़िया है। आजकल हमारे समाज के लोगों की मानसिकता इतनी विकृत होती जा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छे बुरे में अंतर करना वे भूल गए हैं। अगर खास करके बात की जाए हवस की, हवस का भूत अगर किसी भी महिला या पुरुष के सर पर एक बार जब सवार हो जाता है तो वे व्यक्ति न तो उम्र देखता है, न तो रिश्ते को देखता है, न तो अपनी उम्र देखता है, न तो सामने वाली की उम्र देखता है। वे सिर्फ एक ही उसका मकसद रहता है कि वे अपना हवस पूरा करें, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष हो। सभी लोग अपनी हवस की कामना की पूर्ति के लिए नीचता की पराकाष्ठा को लांघने में जरा सा भी गुरेज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की भी सच्ची घटना कुछ ऐसी ही आधारित है, दिल को दहला देने वाली सच्ची घटना है। एक महिला द्वारा एक बच्चे को किस तरह से बलि का बकरा बना दिया जाता है और उस नाबालिग बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देती है, और वे बच्चा अपनी बेगुनाही सिद्ध करने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन फिर अपनी बेगुनाही सिद्ध नहीं कर पाता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वे कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली सच्ची घटना है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको हम बताएंगे कि उस महिला ने उस बच्चे के साथ क्या किया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये बताने का कष्ट करें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए लौटते हैं आज की सच्ची घटना में। दोस्तों, बिहार में एक जिला लगता है जिस जिले का नाम गोपालगंज होता है। गोपालगंज जिले के अंतर्गत एक गांव रहता है, इसका एक लड़का रहता है जिसकी उम्र मात्र 14 साल के आसपास थी। प्रियांशु है। प्रियांशु के घर में उसकी माँ और पिताजी और प्रियांशु सिर्फ 3 लोगों का ही सदस्य था। प्रियांशु जो था वह काफ़ी गरीब था। प्रियांशु के पास खेती बाड़ी के लिए भी जमीन नहीं थी, और प्रियांशु के परिवार का जो खर्चा चलता था वे उसके पिताजी एक दुकान पे काम करते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे, और उन पैसों से प्रियांशु के घर का खर्चा चल जाता था। अब दोस्तों, प्रियांशु के पिता की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है, और एक दिन ऐसा आता है कि मजबूरी में प्रियांशु के पिता को नौकरी छोड़ करके घर पर बैठनी पड़ती है। दोस्तों, कुछ दिनों तक तो प्रियांशु के रिश्तेदार और अन्य गांव के जो लोग होते हैं वे सहानुभूति के नाते प्रियांशु के परिवार की मदद कर दिया करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि प्रियांशु के पिता अब एकदम काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे सबके अंदर मानवता मर जाती है और उस परिवार का कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों, उसके पिता की इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते हैं और खाने के लिए भी घर में पैसे नहीं होते हैं। प्रियांशु के परिवार के सामने दवा और घर में रोटी के भी संकट आ जाते हैं। जिस उम्र में दोस्तों बच्चों को घूमने फिरने तथा मौज मस्ती करने का उम्र होता है, उसी उम्र में प्रियांशु के कंधे पर घर की जिम्मेदारियां आ गई थीं। बीमार बाप का बोझ उसके कंधे पे आ गया होता है, जिसके कारण प्रियांशु ने यह निर्णय किया कि अब मुझे नौकरी करना पड़ेगा। उसके एक परिचय के लोग थे, वे उसे काम के लिए
तलाश में लुधियाना चला जाता है। दोस्तों उसे लुधियाना की एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वे वहाँ पर नौकरी करने लगता है और कुछ पैसा पाता है तो कुछ घर भेजता है, कुछ अपना खर्चा रख लेता है, जिससे उसके घर की धीरे धीरे माली हालत ठीक हो रही थी। तभी दोस्तों बिहार की ही रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम सरिता होता है। सरिता भी उसी कंपनी में अपने पति के साथ काम करती है। सरिता जो होती है, सरिता की नज़र प्रियांशु पे पड़ती है तो सरिता ने प्रियांशु से पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। तो प्रियांशु बताता है कि मेरा घर गोपालगंज है। उसके बाद दोस्तों सरिता बताती है कि परेशान मत हो, मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ और मेरा घर जो है वो मोतिहारी है, तो बेटा तुम अब परेशान मत होना और मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। ये जैसे ही सरिता के द्वारा उस बच्चे प्रियांशु को कहा जाता है, प्रियांशु काफ़ी खुश होता है कि चलो कोई तो मिला। उसके बाद दोस्तों सरिता जो होती है वे कभी कभी खाना बना करके प्रियांशु के लिए भी लेकर के चली आती थी और 2-4 रोटियां प्रियांशु को दे दिया करती थी। इससे प्रियांशु और सरिता की धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। अब दोस्तों प्रियांशु जो होता है वे सरिता के खौफनाक मंसूबों को भाप नहीं पाता है और प्रियांशु जो होता है वे उसे चाची चाची कह करके बुलाता था। दोस्तों उसी कंपनी में सरिता और उसका पति महेंद्र दोनों लोग उसी कंपनी में काम करते थे। दोस्तों सरिता के 2 बच्चे भी थे। दोनों अलग अलग शिफ्ट में पति पत्नी काम करते थे। जब उसका पति महेंद्र काम पे जाता था तो सरिता घर पर रहती थी और जब सरिता घर पर रहती थी तो उसका पति नौकरी करने के लिए चला जाता था। इससे दोनों बच्चों की देखभाल बारी बारी से पति पत्नी कर लिया करते थे और नौकरी भी करती थी। दोस्तों एक दिन प्रियांशु को सरिता जो होती है अपने पति से परिचय करवाती है और कहती है कि ये भी लड़का अपने पड़ोसी जिले गोपालगंज का रहने वाला है, बेचारा बहुत गरीब और बेसहारा है, इसके घर की मजबूरियां हैं और ये बेचारा काम करने के लिए आया है। उसके बाद दोस्तों उसका पति महेंद्र कहता है ठीक है चलो। उसके बाद धीरे धीरे महेंद्र, सरिता और प्रियांशु के बीच धीरे धीरे बातचीत होना, धीरे धीरे इन लोगों में बातचीत और नज़दीकियां बढ़ती चली जाती हैं। एक दिन प्रियांशु, सरिता और महेंद्र मिलते हैं तो महेंद्र कहता है कि आज रात को मैं घर नहीं आ पाऊंगा, इस नाते तुम घर पे सिटकिनी बंद करके सो जाना। उसके बाद दोस्तों सरिता कहती है कि प्रियांशु को घर पर लेकर के चली जाती हूँ, इसे खाना खिला करके और इसे बगल वाले कमरे में सुला देती हूँ। उसके बाद महेंद्र कहता है ठीक है तुम्हारी जो मर्जी, इसे तुम घर पर लेकर के चली जाओ। उसके बाद दोस्तों प्रियांशु होता है वे सरिता के साथ उसके किराए वाले घर पर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों सरिता खाना बनाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, अपने खाती है और प्रियांशु को भी खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद बगल वाले रूम में बिस्तर बिछा करके प्रियांशु को सुला देती है। प्रियांशु सो जाता है और इधर सरिता जो होती है वो अपने बच्चों के साथ दूसरे रूम में सो जाती है। उसके बाद रात के करीब 1 बजते हैं तो सरिता जो होती है वो उठती है और प्रियांशु के कमरे में जाती है और प्रियांशु के पैर को छूना चालू कर देती है। तो प्रियांशु जो होता है वो उठता है और कहता है चाची आप ये क्या कर रही हैं। तो सरिता कहती है कि बेटा शांत रहो, अभी तुमको और मज़ा आएगा। उसके बाद दोस्तों सरिता जो होती है वे प्रियांशु के साथ छेड़छाड़ करना चालू कर देती है और सरिता जो होती है वे अपने कपड़े धीरे धीरे उतार देती है और उसके बाद सरिता जो होती है उस 14 वर्षीय नाबालिग प्रियांशु के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। और जैसे ही सरिता उस नाबालिग बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है वैसे उस बच्चे को भी मज़ा आने लगता है। वे कुछ नहीं बोलता है और धीरे धीरे दोनों मज़ा लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सरिता और प्रियांशु दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हो जाते हैं और दोनों को जब भी आवश्यकता होती है सरिता या प्रियांशु का, दोनों मिल करके शारीरिक संबंध उसके घर पर आकर के बना लेते थे। कभी कभी सरिता जो कमरा लेकर के प्रियांशु रहता था उस कमरे तक चली जाती थी। उसके बाद दोनों इसी तरह से रहने लगे। एक दिन दोस्तों सरिता जो होती है वे प्रियांशु से शारीरिक संबंध बना रही होती है, तब तक उसका पति महेंद्र भी कमरे पे आ जाता है और वे
उन दोनों को शारीरिक संबंध बनाता हुआ देख करके वह कुछ बोलता नहीं है और अपने कमरे में जा करके सो जाता है। जैसे ये दोनों निकलते हैं, सरिता अपने पति को देख करके परेशान हो जाती है। तो वह कहती है, सरिता अपने पति से पूछती है कि आप कब आए हैं। तो उसके पति ने कहा कि जब, उसका पति कहता है कि जब तुम प्रियांशु के साथ कमरे में शारीरिक संबंध बना रही थी उसी समय मैं आया हूं। यह सुनने के बाद सरिता भी शर्म के मारे का लेती है। उसके बाद महेंद्र जो होता है वह कहता है कि देखो सरिता, ये काम गलत है, उस छोटे से बच्चे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, और हम तुम दोनों को माफ करते हैं, आइंदा ऐसी गलती मत करना। महेंद्र जो होता है वे सरिता और प्रियांशु दोनों को समझाता है कि आइंदा ऐसा काम, गलत काम मत करना। उसके बाद दोस्तों सरिता जो होती है वह कहती है ठीक है, अब गलती हो गई, आइंदा गलती मैं नहीं करूंगी। और प्रियांशु भी अपने रूम पे चला जाता है। अब चूंकि दोस्तों 2-3 दिन रहने के बाद प्रियांशु जो होता है उसे सेक्स की लत लग चुकी होती है और प्रियांशु अपने आप को नहीं रोक पाता है और वे सरिता के कमरे पे आता है और सरिता से कहता है कि चाची एक बार चलिए और काम हो जाए। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे प्रियांशु और सरिता फिर मिलना चालू कर दिए और शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों बाद फिर महेंद्र जो होता है वह अपने कमरे पे आ जाता है और अपनी पत्नी और प्रियांशु को देख करके काफी गुस्से में आ जाता है और प्रियांशु और सरिता दोनों की जम करके पिटाई कर देता है। उसके बाद दोस्तों पिटाई जब वह करता है तो उसकी पत्नी सरिता कहती है कि अब तुम पिटाई कर दिए हो तो दोनों बच्चों को लेकर के तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब मैं प्रियांशु के साथ ही रहूंगी। उसके बाद दोस्तों महेंद्र जो होता है गुस्से में आकर के अपने दोनों बच्चों को लेता है और अपने बच्चों को लेकर के वे अपने गांव वापस आ जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम जैसे चाहो वैसे रहो। उसके बाद दोस्तों सरिता जो होती है वह प्रियांशु से कहती है कि चलो रास्ते का ये जो कांटा था ये भी हट गया और अब हम दोनों मिल करके एक साथ रहेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रियांशु जो रूम लिया होता है उसे भी छोड़ करके सरिता के साथ रहने लगता है। अब दोस्तों कुछ दिनों तक दोनों एक साथ रहते हैं और सरिता जो होती है वह प्रियांशु से उम्र में काफी बड़ी होती है। सरिता की उम्र करीब 36 से 38 साल के बीच होती है और प्रियांशु की उम्र 14 से 15 साल के बीच होती है। और सरिता जो होती है अब वे प्रियांशु के ऊपर शादी का दबाव बनाना शुरू कर देती है ताकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता इसलिए कि तुम्हारी उम्र और हमारी उम्र में बहुत अंतर है। तो सरिता कहती है कि जब तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए थे उस समय उम्र नहीं देखते हो और आज शादी की जब बारी आई है तो प्रियांशु कहता है कि तुम्हारी हमारी शादी को हमारे घर वाले मंजूरी नहीं देंगे। तो सरिता कहती है कि घर वालों से क्या लेना देना, तुम बताओ शादी करोगे कि नहीं करोगे। जब प्रियांशु शादी के लिए तैयार नहीं होता है तो अक्सर सरिता और प्रियांशु के बीच इसी बात को लेकर के लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और आए दिन प्रियांशु और सरिता के बीच शादी को लेकर के झगड़ा होती रहती थी। सरिता कहती थी तुम्हारे लिए मैंने पति अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों प्रियांशु सोचता है अब इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों प्रियांशु जाता है बाजार से एक तेजधार चाकू खरीद करके लाता है। बिस्तर पर दोनों सोते थे, उसी बिस्तर के नीचे चाकू को छुपा देता है और सरिता से कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। और सरिता जो होती है वे भी काफी खुश हो जाती है कि चलो, प्रियांशु शादी के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों दोनों रात को शारीरिक संबंध बनाते हैं और दोनों रात को एक ही पास सो जाते हैं। उसके बाद रात को जब सरिता गहरी नींद में सो जाती है तो प्रियांशु चाकू निकालता है और कई बार उसके शरीर पर कर देता है, जिससे सरिता का गला भी रेत देता है और सरिता की मौके पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद प्रियांशु जो होता है वह चाकू को धो करके जा करके अपने रूम पे सो जाता है ताकि ऐसा लगे कि वह कुछ जानता ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों सरिता के घर का दरवाजा खुला था। अगल बगल के लोग जब सरिता के घर में आकर के देखे तो पता चला कि सरिता मृत अवस्था में, तो पता चला कि अपने बेडरूम में सरिता का
कत्ल हो गया है। उसके बाद दोस्तों पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पुलिस मौके वारदात पे आई और सरिता के शव को कब्जे में लेकर के अगल बगल से सरिता के बारे में जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों लुधियाना पुलिस जो होती है वे महेंद्र से संपर्क करती है और कहती है कि आपकी पत्नी की हत्या हो चुकी है, आपको किसी पे शक है? तो उसका पति कहता है कि मुझे किसी पे शक नहीं है और मेरी पत्नी जो कर रही थी उसका अंजाम तो यही होना था। उसके बाद पुलिस के काफी दबाव में आने के बाद महेंद्र वापस लुधियाना जाता है और अपने सामान को लेता है और पुलिस जब महेंद्र से पूछताछ करती है तो महेंद्र सारी बातें बताता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस जो होती है उस प्रियांशु को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो प्रियांशु जो होता है वो अपना गुनाह कबूल देता है। उसके बाद दोस्तों प्रियांशु को गिरफ्तार करके बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है और इधर जो सरिता का पति होता है वो अपना सारा सामान लेकर के वापस अपने बच्चों के पास आ जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की सच्ची घटना। दोस्तों ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा मकसद आपको कतई परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सावधान करना ही मेरा वीडियो के माध्यम से मकसद था। दोस्तों मिलते हैं सच्ची किसी नई घटना के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।